हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे 9th क्लास का भूगोल जो चैप्टर 2 है। फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, जो नहीं देखे हैं जा कर के देख लीजिएगा। और इस चैप्टर का नाम है भारत का भौतिक विस्तार। मतलब यहाँ का विस्तार हम लोग स्वरूप यहाँ पर अच्छे से देखेंगे और मैप के द्वारा भी देखेंगे, जो कि याद बहुत देर तक रहेगा, बहुत दिन तक रहेगा। ठीक है, जो कि बीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट है। यहीं से क्वेश्चन बनता है। और भूगोल में कितना क्वेश्चन बन रहा था, तो भूगोल में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बना था इस बार। तो चलिए हम लोग देखते हैं, थ्योरी अच्छा से समझेंगे और उसको मैप से भी अच्छा से समझेंगे, ताकि जो भी चीज़ देखेंगे याद हो जाएगा। ठीक है, तो जो पहली बार चैनल में आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा वीडियो हमेशा मिलते रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। जी हाँ, आप किस प्रकार के क्षेत्रीय भूभाग में रहते हैं। यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे। जी हाँ, जो रहते हैं उसको परिचित ओबियसली होगा। यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। जी हाँ, जो पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं उनको सबसे परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि पर्वतीय हो गया, मैदानी हो गया, मरुस्थल हो गया, पठार हो गया और द्वीप हो गया। ठीक है, ये भूभाग कहाँ पाई जाती है, तो हमारे प्यारे भारत में पाए जाते हैं। तो इन सारे चीज़ों के बारे में आज हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे। ठीक है, तो चलिए अच्छी तरह सब हम लोग जानते हैं। उसके बाद भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक और विभिन्नताओं को दर्शाती है। मतलब जिस तरह से यहाँ पर मनुष्य जो हर विविध प्रकार के रहते हैं और एक साथ रहते हैं, उसी तरह से यहाँ पर जमीन भी है। ठीक है ना, उसी तरह से भूभाग भी विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। पृथ्वी की सतह की प्राचीनतम भाग है कौन सा, तो ये प्रायद्वीपीय पठार। अभी प्रायद्वीपीय पठार कौन है, तो आप जान सकते हैं कि ये भारत है। और यहाँ पर ये प्रायद्वीपीय पठार जो है, इसके बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है। भूमि का ये क्या माना जाता है, तो स्थिर भाग माना जाता है। परंतु हाल में भूकंपों ने इसे गलत साबित किया। हिमालय और उत्तरी मैदान हाल में बनी कृतियाँ हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर, यहाँ पर क्या दिया गया है कि एक स्थिर भाग है और ये अस्थिर भाग है। मतलब यहाँ पर भूकंप भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर जल्दी भूकंप नहीं आ सकता है। ठीक है, हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाता है। किस चीज़ को दर्शाता है, तो युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ तथा तेज़ बहने वाली नदियाँ। तो तेज़ बहने वाली नदियाँ जैसे कि मान के चलिए ये पर्वत है और यहाँ से अगर नदियाँ निकल रही है तो ये ढलान की तरह आएगी, तो तेज़ ही तो आएगी, है ना। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, ये क्या है, तो ये है हिमालय पर्वत। क्या है, हिमालय पर्वत है। इसके बारे में भी थ्योरी हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ इसका यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना है दोस्तों, तो ये है 2400, कितना 2400 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ से, और चौड़ाई की अपेक्षा यहाँ पर 400 है। कितना है, 400। और यहाँ असम में चले जाइए इधर, तो इधर कितना आ जाएगा, तो 150 आ जाएगा। मतलब इधर का अपेक्षा इधर चौड़ाई भी कम है। क्या है, चौड़ाई भी कम है। अब ये हिमालय पर्वत यहाँ पर बना कैसे, तो हमारे भारत
बहुत पुराना मतलब वो गोंडवाना लाइन का एक हिस्सा हुआ करता था। तो वही टूट करके आया और आ करके यहाँ पर टकराया। टकराने के बाद ये हिमालय क्या हुआ, निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो चलिए हम लोग थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, उत्तरी मैदान जड़ोर निक्षेपों से बने हैं और प्रादीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। मुख्य भौगोलिक वितरण अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। जो भारत का जो भौगोलिक आकृतियाँ हैं उसे विभाजित किया जा सकता है। तो पहला में है हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा में है उत्तरी मैदान, तीसरा में है प्रादीपीय पठार और चौथा में है भारतीय मरुस्थल और पांचवा में है तटीय मैदान और छठा में है द्वीप समूह। कितना, तो 6 भागों में बांटा गया है। तो चलिए अब हम लोग इसे अच्छे से और विस्तार से पढ़ते हैं। ठीक है, इन सारे चीज़ों के बारे में पूरे डिटेल में जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि युवा बनावट के एतबार से। ठीक है, तो आप बताइए कि यहाँ पर भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय है, इसे सभी जान रहे हैं। जैसे कि इधर है भारत है, तो भारत के उत्तरी सीमा में हिमालय है। ठीक है, अब यहाँ पर युवा क्यों किया गया है, तो ये पुराना क्यों नहीं है, तो ये करोड़ साल पहले बना हुआ है। लेकिन ये क्या किया, तो पहले जो दक्षिणी गोलार्ध में था हमारे भारत, वो क्या किया, वो टकराया, वहाँ से छूट गया। छुटकाने के बाद यहाँ पर आ करके ये ऊपर आते आते क्या हुआ, यहाँ पर टकरा गया। टकराने के बाद ये बन गया, क्या बन गया, हिमालय। और हिमालय बनने के बाद इसी वजह से ये युवा हो गया। ठीक है, और वलित पर्वत किसे कहते हैं दोस्तों, तो जैसे कि इधर से और इधर से कोई टकरा रहा, टकराने के बाद ये इसका ऊपर से चल गया, अब ऊपर जाएगा तो ये उठ जाएगा, तो इसे वलित पर्वत कहते हैं। तो हमारे हिमालय भी टकराया और टकराने के बाद ये उठ के पर्वत का निर्माण किया। तो पर्वत का निर्माण किया तो क्या हो गया, उसे वलित पर्वत श्रृंखला या पर्वत श्रृंखलाएँ कहते हैं। और पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु, एक मिनट, हाँ आप देखिए, पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। कहाँ से लेकर, तो सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। और हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय क्या है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम आरोहों में से एक है। यह 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले हैं। जैसे कि ऐसे बताए ना, यहाँ से यहाँ तक का विस्तार कितना था, तो 2400 किलोमीटर। ठीक है, 2400 किलोमीटर था। और फिर अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। ये देख रहे हैं कि अर्धवृत्त की तरह ही दिखता है ना, इसीलिए ये क्या कर रहा है कि अर्धवृत्त का निर्माण। अगर पूछा जाएगा कि हिमालय किस का निर्माण कर रहा है, तो चतुर्भुज देगा, काहे जो ऐसे ही गोलाकार देगा। तो यहाँ पर अर्धवृत्त है, पूरा वृत्त थोड़ी है, अर्धवृत्त है ना, करते हैं। इसके बाद इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर है। इधर कश्मीर में ज़्यादा है ना, तो इसका 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 100, कितना है, अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। और पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। मतलब यहाँ पर बोल रहे हैं कि पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। यहाँ पर मतलब कुछ गड्ढा ऐसे ऐसे इधर का विविधता में इधर ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद है विविधता पाई जाती है। और अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय के 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 भागों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियाँ पाई जाती हैं।
बहुत अधिक संख्या में क्या पाई जाती है, तो घाटियाँ पाई जाती है। और सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय कहते हैं। जैसे कि महान या आंतरिक हिमालय इसे कहते हैं। उसका बाद फिर है कि हिमाद्री, मतलब महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। यहाँ पर जितना भी ऊंचे ऊंचे चोटी है यही इसी में पाया जाता है। जैसे कंचनजंगा हो गया, K2 हो गया, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, इसी में पाया जाता है। ठीक है, इसी में क्या किया जाता है, तो पाया जाता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं। यहाँ माउंट एवरेस्ट पाया जाता है इसी शिखर में, इसी पर्वत में। और कहाँ पाया जाता है, तो ये नेपाल में पाया जाता है। इसका ऊंचाई कितना है दोस्तों, तो 8848 मीटर है ये। ठीक है, उसके बाद ये कंचनजंगा, ये भारत में है। इसका ऊंचाई कितना है, तो 8598। उसके बाद है मकाउलू, ये नेपाल में पाया जाता है। और ये 8481। धौलागिर नेपाल में 8172। इसको हमेशा याद रखेंगे। क्वेश्चन आप लोगों को यहीं से ज़्यादा बनेगा, यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा बनेगा। चाहे तो किसी को उठा करके उसका ऊंचाई पूछ लेगा, चाहे किसी को उठा करके कहाँ पाया जाता है वो पूछ लेगा। इन सारी चीज़ों से आपको ध्यान से रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम लोग को क्या देखें, 3 भागों में बांटा जा सकता है श्रृंखलाओं को, और बहुत अधिक संख्या में घाटियाँ पाई जाती है। और जो पहला श्रृंखला है उसे महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। और फिर सबसे अधिक है इसी चोटी में क्या पाया जाता है, तो इसी चोटी में, इसी पर्वत में सबसे अधिक जो चोटी होते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ इसी में पाया जाता है। ठीक है, तब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब यहाँ पर देखिए नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत है। ठीक है, ये कहाँ है, तो भारत में है। और ये 8126 मीटर है। फिर यहाँ है अन्नपूर्णा, ये नेपाल में है, 8088 है। उस पर नंदा देवी है, भारत में है, 7817 है। कामेट है, भारत में है, 7756 है। फिर नामचा बरवा है, भारत में है। ठीक है, ये है कितना, तो ये है 7756। उसके बाद है गुरुला मधंता, ये नेपाल में है, ये 7000 कितना है, 7728 है। यहाँ पर देखिए महान हिमालय के वलय की प्राकृतिक असमंजित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। हिमानियों का प्रवाह होता है यानी नदियों का प्रवाह होता है। और ये क्या है, तो ये श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। ठीक है, और ये ग्रेनाइट का बना है। यहाँ का जो पत्थर है वो ग्रेनाइट का है। ठीक है, तो चलते हैं अब हम लोग थोड़ा सा चित्र की तरफ। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ से यहाँ तक के जो लंबाई था वो कितना था, तो वो था कितना, तो 2400 किलोमीटर था। और फिर यहाँ का जो चौड़ाई है इधर का अपेक्षा इधर का चौड़ाई ज़्यादा है, तो ये कितना है, तो 400 है। और इधर कितना है, तो 150 है। कितना है, तो 150 है। ठीक है, यहाँ तक देखिए। अब यहाँ पर जितना भी चोटी है जो ज़्यादा ऊंचा, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, K2 हो गया, ये सारे चोटी यहीं पाया जाता है। ठीक है, अब उससे अब नीचे जो है उसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ हम लोग नीचे के देखेंगे। ठीक है, तो एक इसको 3 हिस्सा में बांटा गया है। ठीक है, तो एक हिस्सा हम लोग देख लिए, अब अभी दूसरा वाला देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अब हम लोग थ्योरी की तरफ। अब यहाँ पर देखिए हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं
हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। मतलब ये जो बीच वाला जो हिमालय है उसे असम और हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। और इस श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जबकि पीर पंजल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है? सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी है तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ स्थित है। और इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। किस चीज़ को? तो ये इसे मध्य भी कहा जाता है, ठीक ना। और इसी में धौलाधार भी पाया जाता है। और इसी में कांगड़ा एवं कुल्लू जैसे घाटियाँ भी पाई जाती है, ठीक है। ये कश्मीर की घाटी भी यहीं पाई जाती है, ठीक है। ये बीच वाला में है, ये दूसर का भाग हो गया। अभी इसका और भी आधा हिस्सा बचा हुआ है, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहते हैं। सबसे फर्स्ट वाला हिमाद्री हो गया, उसका बाद वाला हो गया बीच वाला क्या हो गया? बीच वाला हो गया हिमालय। और ये लास्ट में है वो क्या हो गया? तो शिवालिक। क्या हो गया? शिवालिक। याद रखेंगे, ठीक है। कहा जाता है इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। 10 से 50 किलोमीटर है। और ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। याद रखेंगे, मीटर है। और मीटर के बीच है। और ये श्रृंखलाएं उत्तर से स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंतृप्त अवसादों से बनी है। क्या चीज़? अवसादों से बनी है। जो नदी आ रहे हैं, इस नदी से लाए गए अवसादों से बनी है। ये घाटियाँ बजरी तथा जड़ोर की मोटी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून कहते हैं। क्या कहते हैं? ये शिवालिक है और ये हिमालय है। इसका बीच की जो घाटी है उसे क्या कहते हैं? तो दून कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये इसका बीच की जो है उसको क्या कहते हैं? तो दून कहते हैं। दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून है, उसका क्या नाम है? तो देहरादून है। उसका बाद है कोटली दून। उसका बाद है पाटली दून। याद रखेंगे, इन तीनों में से मैं किसी को भी पूछ सकता है। देहरादून, कोटली दून और पाटली दून, ये किस किस चीज़ का बीच में है? तो ये हिमाचल तथा शिवालिक। जैसे सबसे फर्स्ट में क्या है? तो ये है हिमाद्री या हिमालय। उसका बाद है ये, ठीक है। उसका बाद ये, तो इसका बीच में जो है उसे देहरादून, कोटली दून या पाटली दून कहते हैं। और इसे दून कहते हैं। दून के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इस चित्र को देखिए, यहाँ से यहाँ तक 3 भागों ने इसे बांट दिया है। कहाँ से? तो उत्तर से दक्षिण की ओर 3 भागों में बांटा गया है। अब ये फिर पश्चिम से पूर्व की ओर भी बांटा गया है। क्या बांटा गया है? पश्चिम से पूर्व की ओर भी बांटा गया है। 3 भागों में। ये एक भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया, तीसरा भाग, 4 भाग। ये 4 भाग में बांटा गया है, ठीक है। तो चलिए उसको भी देखेंगे हम लोग थ्योरी में। उसका बाद फिर हम लोग चित्र से समझेंगे। ये उत्तर से दक्षिण की ओर तीनों भाग को हम लोग देख लिए, ठीक है। फर्स्ट वाला का क्या कहते हैं? तो फर्स्ट वाला का कहते हैं हिमाद्री। उसका बाद दूसरा वाला का हिमाचल या हिमालय। उसका बाद फिर जो लास्ट में है उसे क्या कहते हैं? तो शिवालिक कहते हैं, ठीक है। अब जो सबसे ऊंचे जो चोटी पाया जाता है दोस्तों, वो पाया जाता है हिमाद्री में, जो सबसे फर्स्ट में है इधर उसमें। जैसे K2 हो गया। उसका बाद माउंट एवरेस्ट हो गया। माउंट एवरेस्ट तो विश्व का सबसे बड़ा चोटी है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसका थ्योरी देखते हैं और समझते हैं। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के
आधार पर भी विभाजित किया गया है। मतलब जैसे उत्तर से दक्षिण किया था, उसके बाद इसी के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व की स्थिति में भी इसे किया गया है। जैसे कि इधर से जैसे ऐसे है तो इधर से भी इसे बांटा गया है। ठीक है, इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। वर्गीकरणों को नदी घाटियों के सीमाओं के आधार पर किया गया है। क्या किया गया है? जैसे कि इधर सिंधु है, उसका बाद फिर सतलुज है, उसका बीच को एक भाग बनाया गया है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए सतलुज और सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इसी को दो भागों में फिर बांट देता है, कश्मीर हिमालय और हिमाचल। ठीक है, हिमाचल या हिमालय के नाम से। सतलुज तथा काली नदियों के बीच, मतलब यहाँ पर सतलुज और काली नदियों के बीच से स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं, ये हो गया पंजाब हिमालय, उसके बाद इसे कुमाऊं हिमालय से जाना जाता है, हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदियाँ नेपाल एवं तीस्ता तथा दिहांग नदियाँ असम का सीमांक करती है। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कीजिए। तो यहाँ पर कुमाऊं हो गया, ठीक है, इधर हो गया पंजाब हिमालय, उसका बाद हो गया कुमाऊं हिमालय, उसका बाद जो विभाजित हुआ वो क्या हो गया? तो नेपाल हिमालय हो गया। ठीक है, उसका बाद जो हुआ वो असम हिमालय हो गया। क्या हो गया? तो असम हो गया। ठीक है, ये 4 भागों में बांट दिया है। तो चलिए उसको हम लोग चित्र के द्वारा समझेंगे। ठीक है, मान के चलिए यहाँ से, ठीक है, इधर क्या हो गया? तो इधर पंजाब हिमालय हो गया और इसे फिर 2 भागों में बांट दिया। किस किस? तो कश्मीर और हिमाचल से। ठीक है, इधर का। उसका बाद यहाँ से फिर आया, उसका ये क्या हो गया? तो कुमाऊं हिमालय, इसे कुमाऊं हो गया। ठीक है, इसे बांट दिया गया। उसका बाद अब यहाँ से आया, उसको बांट दिया गया नेपाल से। ठीक है, उसका बाद जो इधर का है उसको असम। ठीक है, ये 4 हिस्सों में क्या हुआ? तो इससे विभाजित हुआ। मतलब जो दक्षिण से उत्तर से दक्षिण गया वो 3, और पूरब से पश्चिम से पूरब आया वो कितना? तो 4। याद रखेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग चलेंगे आगे। यहाँ पर देखिए कि ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसादी शैल है से बनी ये घने जंगलों से ढकी है तथा अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकाई, नंगा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग सीधे दूसरा टॉपिक में आ जाते हैं। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है
लाखों वर्ष में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जड़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार 8 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है और उत्तरी परतों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगी है। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्रित हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाते हैं। इन धाराओं को वितरिकाएँ कहा जाता है। जैसे कि मान के चलिए ये पर्वत है, बहुत ऊंचा पर्वत है, यहाँ से नदियाँ आ रही है और नदियाँ आते आते ढलान की तरह चला है और एकदम पूरा समतल जगह में, तो यहाँ से नदियाँ का जो पानी है वो बहुत ज़ोर से ढकेल नहीं पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे आते हैं और वहाँ के जो मिट्टी लाते हैं इधर से, यहाँ से जितना कण लाते हैं उसको नहीं ले जा पाते हैं बढ़ा करके, तो छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, छोड़ देते हैं और छोड़ते हैं, उसके बाद यहाँ से रास्ता बदल जाता है, रास्ता वहाँ का छोड़ देते हैं और दूसरे रास्ता बदल जाते हैं। ठीक है, इससे कह रहे हैं कि धाराओं में बट जाती है, मतलब कई धाराओं में बट जाती है। तो यही कारण है कि यहाँ पर छोड़ देते हैं, ढलान बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो यहाँ पर आकर के समतल ज़मीन पर जाता है तो वो नहीं ला पाते हैं, तो वो अपना ही रास्ता बदल देता है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है और सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इनकी सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब और रावी ब्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती है और मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक होती है। अब ये दोआब क्या है दोस्तों, जैसे कि मान के चलिए ये सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से निकल रही है कौन नदी, तो ये निकल रही है झेलम नदी निकल रही है, फिर ये चेनाब है, फिर ये रावी है, तो ये जो बीच में जो है इसको दोआब कहते हैं। जो यहाँ का जो जगह है ना उसे दोआब कहते हैं। ठीक है, दोआब समझ में आ गया। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। अब इसे भी जिस तरह से हिमालय को 4 वर्गों में विभाजित किया था उसी तरह से इसे भी किया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिम में, जैसे कि उत्तरी मैदान के ये जो पश्चिम है उसमें पंजाब का मैदान कहा गया है। किस चीज़ का मैदान कहा गया है, तो पंजाब का मैदान कहा गया है। उसके बाद सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के जो द्वारा बनाए गए हैं उसका बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में है। मतलब इसका बहुत बड़ा भाग कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। 1 मिनट अभी हम लोग चित्र के साथ देखते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, तो ये उत्तरी मैदान है। इसके बाद इधर भी है, इधर कौन नदी लाए हैं, जैसे कि ये इधर से नदी आया, नदी आने के बाद यहाँ पर क्या क्या उपजाऊ इसे बना दिया। वहाँ पर जो जहाँ पर वह शादी था उस सारे चीज़ को ला करके यहाँ पर छोड़ते चला गया। ठीक है ना, और वहाँ पर ये सारे चीज़ उत्तरी मैदान हो गया ये यहाँ से यहाँ तक का।
यहाँ पर भी है, लेकिन ये बांग्लादेश हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ से ऐसा यहाँ पर पाकिस्तान में भी है बहुत सा भाग, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का भाग को इधर पंजाब कहा गया है, ठीक है। उसके बाद इधर भी पता होगा, अब इधर का भी देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भाग में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग, मतलब झारखंड के बहुत ज़्यादा भाग नहीं है, कुछ भाग है, तथा पश्चिम बंगाल में फैला है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पूर्व विशेषकर असम में स्थित है। मतलब ये गंगा के मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो ये खक्खर नदी से लेकर तीस्ता नदी। और ये कौन कौन सा एरिया पड़ेगा, तो ये हरियाणा पड़ेगा, दिल्ली पड़ेगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का कुछ एरिया पड़ेगा, और फिर पश्चिम बंगाल। अब यहाँ पर ब्रह्मपुत्र वाला मैदान में देखिए, तो यहाँ पर असम पड़ता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसे थोड़ा सा चित्र से समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नीचे चलेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो बना हुआ है, तो इधर वाला आधा भाग कहाँ, पंजाब, ये पूरा इलाका पंजाब है, जो बंटवारा के समय में आधा पाकिस्तान में चला गया और फिर कुछ हिस्सा हिंदुस्तान में है, ठीक है। तो यहाँ पर कब क्या बोला गया, तो पंजाब इधर। उसके बाद यहाँ से जो गंगा नदी जो निकलता है, ये यहाँ से हो गया उत्तर प्रदेश, हो गया बिहार, हो गया फिर कुछ भाग झारखंड हो गया, फिर यहाँ से आ गया पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये गंगा नदी तंत्र का है। उसका बाद है इधर ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र कहाँ से आ रहा है दोस्तों, तो ये आ रहा है इधर से, चीन से या तिब्बत से, ठीक है। और इसमें चीन में किस नाम से जाना जाता है, तो सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से यूटर्न लेकर आते हैं। उसके बाद इसे बिहार में, हिंदुस्तान में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं, और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये आगे हैं, अब इतना समझ गए। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब यहाँ पर देखिए, उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्च वाचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृति विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कितने भागों में, तो 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेप करती है। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। अब ये भाबर क्या है दोस्तों, तो जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर, जैसे ये पर्वत है, ठीक है। और यहाँ से निकल रहे हैं, निकलने के बाद 8 से 16 किलोमीटर जोर से निकल रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये चौड़ी पट्टी हो गया ये, ठीक है। अब ये चौड़ी पट्टी गुटका के निक्षेप करती है और इससे भावर्त ये गुटो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसे छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अब ये छोड़ दें, अब इसको ढेकलने नहीं सकेंगे तो क्या होंगे, तो वो इसे छोड़ देंगे और ये बहुत पुराना हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये फिर इतना ही सा के फिर लेकर के चलेगा और इधर छोड़ देगा। सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती है। मतलब जितना भी आ रहे हैं इसमें तो छोड़ दिया, अरे इस छोड़ दिया, लेकिन ये बड़ा बड़ा है। लेकिन अब इसके ऊपर अगर पानी भी डालेंगे तो पानी नीचे नीचे से पार हो जाएगा रास्ता बदल करके, लेकिन ये कुछ नहीं होगा। भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती है और इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियाँ पुनः निकल आती है एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। मतलब वहाँ से जो निकलती है वो तो यहाँ पर छूट गई, अब यहाँ से निकलेगी, उसके बाद यहाँ पर ही दलदली क्षेत्र का
निर्माण करती है, जिसे तराई कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो तराई कहा जाता है। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र था, लेकिन बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए सारथियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को क्या किया? तो काटा गया। ठीक है, जा चुका है। इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति याद कीजिए। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जड़ोड़ का बना है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगर का नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा को चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। जैसे ये पुराना हो गया, ये नया हो गया, तो इसे खादर कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है। मतलब इसमें हमेशा बाढ़ आता है और इससे क्या करता है? उपजाऊ बना देता है। लेकिन ये छूट गया ना, ये यहाँ पर छोड़ दिया, तब ये छोड़ने के बाद ये तो यहाँ से निकल के चल गया, तो ये उपजाऊ थोड़ी बनेगा। तो इसीलिए ये उपजाऊ नहीं बनेगा, तो इसीलिए ये क्या हो गया? तो भागर हो गया और ये खादर हो गया। ठीक है, और इनका लगभग प्रत्येक वर्ष क्या होता है? तो निर्माण होते रहता है। इसीलिए ये उपजाऊ होते हैं। इसीलिए क्या होते हैं? उपजाऊ होते हैं। जैसे कि हिमालय से आने वाला पानी होता है, वो नदी क्या करता है? तो ये इसमें आता है। अब इतना दूर तक बहुत ज़्यादा अगर पानी आ रहा है तो इतना दूर तक ही बढ़ा करके ले जा रहा है। ठीक है, लेकिन जब बढ़ा करके ले जा रहा है तो फिर बाद में ये करते हैं, इतना ही चल जाता है, इधर को छोड़ देता है, तो ये उपजाऊ बन जाता है। ठीक है, उपजाऊ बन जाता है। लेकिन अगर ये इतना दूर में अगर पहले छोड़ दिया तो ये पानी यहाँ तक नहीं जा रहा, ये पहले गया था तभी तो ये भागर अब कहा रहा है, ये पुराना हो गया ना। लेकिन पुराना कभी फिर नया नहीं हो सकता है, और नया पुराना हो जाएगा, लेकिन पुराना जो है वो नया नहीं होगा। तो यहाँ से ये यहाँ तक फिर नदी नहीं जा रही है, तो यहाँ पर पानी मिट्टी कहाँ से छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा ना। उसके बाद ये कुछ दूर इलाका है उसमें छोड़ रहा है, ये नदी है तो कुछ दूर के इलाका में छोड़ रहा है, लेकिन ज़्यादा दूर के इलाका में नहीं छोड़ रहा है। तो इसीलिए यहाँ का मिट्टी उपजाऊ हो रहा है और यहाँ का नहीं हो रहा है। ठीक है, उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होती है। ये गहन खेती के लिए आदर्श होती है। जैसे कि आपको पता है कि मैदानी इलाकों में बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पर मैदानी इलाके में। तो क्यों रहते हैं? क्योंकि यहाँ पर नदी के जो आ रहे हैं, वो नदी है जो हिमालय से गिरने वाले नदी सब के सब उत्तर प्रदेश की तरफ आ रहे हैं। उसके बाद आने के बाद वहाँ का जो नदी है वो उपजाऊ बना रहे हैं, वहाँ का ज़मीन को पूरी तरह उपजाऊ बना दे रहे हैं। और उपजाऊ बनाने के बाद उसमें खेती करने के लिए वो बहुत ही आदर्श हो रही है। ठीक है ना। तो अब चलते हैं हम लोग प्रायद्वीपीय पठार की तरफ। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जानेंगे। चलिए, तो प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराना क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था। जैसे कि हमारे ये भारत है, ठीक है, ये क्या है? तो ये एक प्रायद्वीपीय पठार इसलिए है कि ये तीनों तरफ से क्या है? तो जल से घिरा है, इसीलिए इसे प्रायद्वीपीय कहा जाता है। ठीक है, प्रायद्वीपीय कहा जाता है। और ये जो भारत है वो नीचे से जा कर के टूटा है, और ये गोंडवाना लाइन नीचे था, वो जाकर गोंडवाना लाइन का ये एक हिस्सा है। ठीक है ना। और ये जा कर के यहाँ टकराया, टकराने के बाद हिमालय वहाँ से निर्माण हुआ। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर जो प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है, ये गोंडवाना का एक हिस्सा था जो कि टूटने के बाद यहाँ पर बना, इसका कारण यहाँ पर आया। ठीक है, फिर अपवाह के कारण बना, मतलब अपवाह के कारण बना था, और यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। मतलब ये प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। ठीक है, मतलब हम लोग उसको युवा देखें, क्यों देखें? क्योंकि यहाँ से जाकर टकराया, टकराने के बाद यहाँ हिमालय नया निर्माण हुआ। निर्माण ऐसे बहुत पहले निर्माण हुआ है, लेकिन इसके मुकाबले ये नया हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से जो मैदानी इलाका हुआ, मैदानी इलाका में यहाँ का नदी जो आया, नदी से वहाँ से निकला, निकलने के बाद वहाँ का नदी जो
छोटा छोटा कण ला करके जमा किया बहुत लाखों साल से, उसका बाद वहाँ का मैदानी इलाका बना और वहाँ पर फिर खेती करने के लिए उपजाऊ हुआ। तो ये भी क्या हुआ, मैदानी इलाका भी युवा हुआ और ये हिमालय भी युवा हुआ। लेकिन ये जो है ये इलाका युवा नहीं है, बल्कि ये प्राचीनतम है, ये बहुत दिन का है, ठीक है ना। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिल्ली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं। अब दो मुख्य भाग क्या क्या हैं, तो ये मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार और नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकार भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। और विंध्य श्रृंखला दक्षिण में और सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा है। 1 मिनट चलते हैं अब थोड़ा सा मैप की ओर। यहाँ पर देखिए ये 2 हिस्सा में बटा हुआ है ना, ये 2 हिस्सा में बटा हुआ है। तो जो उच्चतर बोला जा रहा है वो यहाँ का है भाग, जिसमें मालवा का पठार आ जाएगा, इधर आ जाएगा छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। और इधर जो है ये हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। ये 2 हिस्सा में बटा हुआ है। उसका बाद आप देख सकते हैं इधर उत्तर पश्चिम की तरफ क्या है, तो अरावली है, जो कि गुजरात से और दिल्ली के बीच में है। गुजरात और दिल्ली तक इसका है सीमा, मतलब यहाँ पर छोटा छोटा दिया हुआ है। और ये क्या हम लोग देखे थे कि ये मतलब बहुत दिन होने के कारण ये हवा हो गया, ये पानी हो गया, पत्थर हो गया, इससे से क्या हुआ, टूट के इसका टूट के ये टूट गया है। अब यहाँ पर देखिए ये है विंध्य श्रृंखला श्रेणी और ये है सतपुड़ा, ठीक है। अब इसका बीच से एक नदी निकल रहा है, उस नदी का नाम क्या है दोस्तों, तो नर्मदा नदी है, ठीक है, नर्मदा नदी है। और इसका यार यहाँ से जो नदी निकल रही है उस नदी का नाम तापी नदी है, जो कि यहाँ से निकल रही है, ठीक है। उसके बाद ये पहाड़ियाँ इधर है, इधर पहाड़ियाँ देख लीजिए। तो यहाँ पर इधर का 2 हिस्सा ये भी बटा हुआ है, ठीक है, याद रखेंगे। ये छोटा नागपुर का पठार हो गया, ये मालवा का पठार हो गया, जो उच्च भूमि बोला जा रहा है। उसका बाद जो इधर है ये प्रायद्वीपीय पठार हो गया, ये भाग हो गया। अब इससे समझ नहीं है, अब हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला गया था कि ये सतपुड़ा श्रृंखला और उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है और पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। और इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंधु, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। अब पता चला कि जैसे कि इधर है तो यहाँ से जो निकल रही है ये इधर जा रही है, तो इधर का क्षेत्र क्या है, ऊंचा है, इधर का ढलान है, तभी तो सारे नदियाँ निकल करके उत्तर पश्चिम से लेकर के ये उत्तर पूर्वी की तरफ जा रहा है, ठीक है, मतलब दक्षिण पश्चिम से निकल करके ये कहाँ जा रहा है, तो उत्तर पूर्वी में जा रहा है, ठीक है, यानी जा करके गंगा नदी में मिल रही है, ठीक है, बहती है। इस प्रकार वे इस तरह की ढाल को दर्शाती है। और मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। पश्चिम में क्या है, तो चौड़ी है, जैसे मालवा की पठार ये है तो इधर चौड़ी है, और इधर आते आते फिर आ गया छोटा नागपुर की पठार, तो इधर कम चौड़ी है, ठीक है, तो इसी को बोला जा रहा है, ठीक है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बखेलखंड के नाम से जाना जाता है। किस किस नाम से, तो बुंदेलखंड और बखेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी तथा द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। और दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है, जैसे कि त्रिभुजाकार भूभाग है इस टाइप का, ठीक है ना, त्रिभुजाकार भूभाग है दक्षिण का पठार, ठीक है। और नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में
उत्तर में क्या है, उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जो हम लोगों ने अभी चित्र में देखा, ठीक है ना। फिर जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार हैं। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों पर श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें और दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जा सकता है और स्थानीय रूप से मेघालय कार्बेली एंग्लोन पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। जैसे कि ये क्या है, हमारे भारत है, तो यहाँ पर जो पठार है ये ढलान इधर है, ठीक है, इधर है। तब यहाँ का कोई भी नदियाँ निकलती है पश्चिमी घाट से तो वो पूर्वी मतलब बंगाल की खाड़ी में आ जाता है। मतलब इधर का अपेक्षा से इधर ऊंचा है, ठीक है, और ये वाला भी इधर से आते आते इधर कम ऊंचा है, फिर आते ज़्यादा ऊंचा है, फिर यहाँ पर आने के बाद ज़्यादा ऊंचा है, ठीक है। और ये यहाँ के निकलने वाले नदियाँ सब इधर जाते हैं, इधर नहीं जाते हैं, इधर जाते हैं यहाँ से नदियाँ निकल करके, ठीक है। नेक्स्ट है पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो खासी तथा जयंतियाँ हैं। कौन कौन सा है, तो गारो खासी तथा जयंतियाँ, ठीक है। कहाँ पर है, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर, तो कहाँ है, तो ये पूर्वोत्तर राज्य में है, इधर वाला राज्य में, ठीक है। गारो खासी और जयंतियाँ एक ही जगह है। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट तक तट के समांतर स्थित है। वे सतत हैं तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। जैसे कि इधर एक पठार है, ये घाटी है, ये पश्चिमी घाटी, इसमें बिना दर्रा को पार करने के लिए नहीं बनेगा, तो इससे पार करने के लिए सिर्फ एक दर्रा ही है, पार हो सकते हैं, ठीक है ना, किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट है, भोर घाट है तथा पाल घाट की स्थिति ज्ञात है। यहाँ पर पाल घाट, थाल घाट और भोर घाट अभी हम लोग चित्र के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे है। पूर्वी घाट की अपेक्षा क्या है, ऊंचे है। कौन सा, तो पश्चिमी घाट के पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत चौड़ाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है और पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है और पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आदर्श हवा के टकरा कर ऊपर उठने के कारण होती है और पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है, मतलब उत्तर में कम हो जाएगा, दक्षिण में ज़्यादा हो जाएगा। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अनाई मुंडी। उसका बाद ये कितना है, तो 2695 मीटर है तथा डोडा बेटा 2633 मीटर है और पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी जो कि 1500 मीटर है। तो इन सारे चीज़ के मुकाबले पूर्वी घाट का जो है वो कम तो है ना। अब पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेरा तथा जावेरी का पहाड़ियाँ हैं
अब हम लोग इसके थोड़ा सा चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ बताया गया है कि पूर्वी घाट से पश्चिमी घाट क्या है, ज़्यादा ऊंची है। और अन्ना मुंडी कितना है, तो 2695 और ये 2633 है। और ये इसका मुकाबला में ये बहुत कम है। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्थिर है और उद्गम मंडलम, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, तथा कोडीकन्नल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र में ज्ञात कीजिए। और प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसीलिए इसके शैल अग्नीय है। और वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ है, मतलब उसका अपरदन हुआ है, उसका कटाव हुआ है, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है। और अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिम किनारे स्थित हैं। क्या है, तो वहाँ पर स्थित है। यहाँ पर देखिए अपरदन हुआ है, जिससे काली मृदा का निर्माण हुआ है। और अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक अपरदित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं, मतलब बहुत अधिक अपरदित और खंडित मतलब टूटे फटे हुआ है, हवा के कारण, अपरदन के कारण ये टूट फूट गए हैं। ठीक है, हुआ है। ये गुजरात से लेकर के दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली है। कहाँ तक, तो दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम दिशा में फैली है। अब आते हैं नेक्स्ट में। अब ये नेक्स्ट क्या है, तो भारतीय मरुस्थल है, जो कि ये अरावली पर्वत है, तो इधर का इलाका। ठीक है, राजस्थान का अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे, जैसे कि पश्चिम किनारे है ना, थार का मरुस्थल स्थित है। यहाँ बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 किलोमीटर से भी कम वर्षा होती है। 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। मतलब जैसे कि ये है अरावली पर्वत, अब इधर शुष्क क्षेत्र में है, इसमें क्या है, तो पौधा भी बहुत कम है, मतलब वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं है। जब वहाँ पर बारिश ही नहीं होती है तो पेड़ पौधे कैसे उगेंगे, ज़्यादा नहीं उगते हैं। और वही पेड़ उगते हैं जो कम बारिश वाले होते हैं। ठीक है, जैसे राजस्थान में खेजड़ी का वृक्ष पाया जाता है, तो ये कम बारिश में भी हो जाती है, इसीलिए वो उग जाते हैं। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती है और उनके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती है। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। मतलब उसको हमेशा जल ही नहीं मिल रहे हैं, तो नदी तक ये कहाँ समुद्र तक पहुँचेंगे। पहुँचने के लिए उनके पास पानी होगा तभी तो आ जाएगा ना। अब पानी नहीं रहेगा तो वो सूख जाएगा, सूखने के बाद वो पूरी तरह से सूख भी सकता है। केवल लूनी नदी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। लेकिन हाँ, याद रहे, लूनी नदी सबसे बड़ी नदी है, लेकिन फिर भी वो समुद्र में आ करके नहीं मिल पाते हैं। वो गुजरात के कच्छ में वो क्या करते हैं, वो भी विलुप्त हो जाते हैं, वो समुद्र में नहीं गिर पाते हैं। याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टीला का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। मतलब ये क्या है कि
भारत और पाकिस्तान के सीमा में भी ये पाए जाते हैं। और ये बरकान जैसे कि ऐसे टाइप में होता है, ठीक है ना। यहाँ पर चित्र नहीं है, वरना अगर मैं दिखा देती, ठीक है। प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाए तो बरकान के समूह देख सकते हैं। मतलब कहाँ पर पाए जाते हैं ज़्यादातर, तो जैसलमेर में पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं, तो जैसलमेर में पाए जाते हैं। तब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब यहाँ पर आ गए, यहाँ पर देखिए तटीय मैदान। अब हम लोग तटीय मैदान को देखेंगे। अब तटीय मैदान क्या है, मरुस्थल देख लें। मरुस्थल मतलब राजस्थान में है, जो कि जैसे कि ये अरावली है, और इस अरावली के जो पश्चिम में है वहाँ पर मरुस्थल है, थार है, तो उसको हम लोग देखें, ठीक है। फिर मैदानी, सबसे पहले तो हम लोग देखें हिमालय, ठीक है। उसका बाद देखें मैदानी इलाका। उसका बाद हम लोग क्या देखें, तो प्रायद्वीपीय पठार देखें। क्या देखें, प्रायद्वीपीय पठार भी दो हिस्सा में बटा हुआ था। एक उच्च भूभाग में बटा हुआ था और एक ये प्रायद्वीपीय पठार में। और ये उच्च वाला कहाँ कहाँ, तो ये मलवा का पठार, छोटा नागपुर के पठार। और ये इसके भी देखें तो हम लोग इधर से इधर देखें तो यहाँ पर चौड़े थे और यहाँ पर कम चौड़े थे। यहाँ पर ज़्यादा चौड़े थे, यहाँ पर कम चौड़े थे। और ये त्रिकोण था, क्या था, तो त्रिकोण था। इससे हम लोग देखें। अब हम लोग देखेंगे तटीय मैदान। क्या देखेंगे दोस्तों, तो तटीय मैदान देखेंगे। हम लोग हिमालय देख लिए, मैदानी इलाका देख लिए, फिर ये द्वीपीय देख लिए, उसका बाद फिर ये थार भी देख लिए। मतलब 4 चीज़ हम लोग देख लिए हैं। अब अभी यहाँ पर देखेंगे तो तटीय मैदान देखेंगे। कब ये तटीय मैदान किधर है उसको देखेंगे, ठीक है ना। तो ये तटीय मैदान प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है और पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित है। एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, मुंबई तथा गोवा के बीच को कोंकण कहते हैं। उसके बाद मध्य भाग को कन्नड़ मैदान कहते हैं और दक्षिण भाग को मालाबार तट कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, मान के चलिए ये क्या है, तो ये भारत है, ठीक है। अब भारत है, अब यहाँ पर क्या है, तो भारत यहाँ पर पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट के इधर वाला हिस्सा इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार के किनारे जो संकीर्ण तटीय है उसे हम लोग इसी को कहेंगे, ठीक है ना। और इधर का भी ज़मीन क्या है, उपजाऊ है। ये क्या है, तटीय मैदान है तो ये उपजाऊ है। ऐसा बात नहीं है कि यहाँ पर पठार है तो ये उपजाऊ नहीं है, उपजाऊ है, ठीक है। उसका बाद फिर यहाँ पर उपजाऊ है तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यहाँ मुंबई से लेकर, मतलब कुछ भाग गुजरात का भी है, ठीक है। तो मुंबई से लेकर गोवा तक का क्या नाम रखा गया है, तो ये कनकोन रखा गया है, ठीक है ना। क्या है, तो ये कनकोन है। उसका बाद जब यहाँ गुजरात से लेकर के फिर कहाँ आ जाएंगे दोस्तों, तो गुजरात से गोवा आ गए और फिर मध्य भाग को क्या है, ये भाग क्या कहलाएगा, तो ये भाग कहलाएगा कन्नड़। क्या कहलाएगा दोस्तों, तो ये कहलाएगा कन्नड़, यानी ये कर्नाटक से है, ठीक है ना। उसका बाद इधर आता है फिर क्या, तो केरल में क्या था, मालाबार। ये 3 हिस्सों में बांटा है, 1 2 3, ठीक है ना, याद रखेंगे, ठीक है। ये मैदानी तटीय मैदान का 3 हिस्सा है, याद रखेंगे दोस्तों। और जैसे जैसे इधर से इधर आएंगे तो यहाँ का चोटी भी इधर से इधर का मुकाबले इधर ऊंचा होगा। जैसे अन्नाई मोड़ी हो गया, ये सब यही जगह स्थित है ना, तो ये सब ऊंचा है इधर के मुकाबले में, ठीक है। अब चलते हैं, ये मालाबार हो गया, ये हो गया क्या, तो कन्नड़, और ये कोंकण हो गया, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग अरब सागर की तरफ हो गया। और ये फिर क्या बोला जा रहा है कि अरब सागर, 1 मिनट इसको देख लीजिए फिर से। ये बोला जा रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों के का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर के से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है और पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच में स्थित है। जैसे कि ये भारत है ना, यहाँ पर क्या है, तो ये घाट है, ठीक है। इसके बाद ये अरब सागर है, इसका बीच का भाग है, उसको क्या है, तो इसे
मैदानी मतलब तटीय मैदान है, इसका बीच का भाग को तटीय मैदान कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। मतलब ये घाट है और ये समुद्री है। ये चीज़ समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग बंगाल की खाड़ी की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा है, मतलब बंगाल की खाड़ी की विस्तृत मैदान चौड़ा है, समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है और चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भू लक्षण है। क्या है? तो भू लक्षण है। तो चिल्का झील को भी हम लोग देखेंगे मैप में, ठीक है ना। जैसे कि चिल्का झील ऐसे रहता है, ठीक है ना, खुर की तरह, बैल का खुर की तरह रहता है, उसे चिल्का झील कहते हैं, ठीक है। तब यहाँ पर बोला गया है कि बंगाल की खाड़ी के साथ जो विस्तृत मैदान चौड़ा और समतल है, वो उत्तर भाग में इससे उत्तरी सरोकार कहते हैं। जैसे कि ये हो गया भारत, ठीक है। सॉरी, कैसे बन गया, मान चलिए ये भारत है, ठीक है। तो ये भारत है, तो यहाँ वाला जो है, इस इधर का मैदानी जो इलाका है वो संकरे है, लेकिन इधर थोड़ा सा चौड़ा है। इधर क्या है? चौड़ा है। लेकिन जब यहाँ से कुछ हिस्सा आता है यहाँ तक, तो उसको क्या नाम दिया गया है? तो उसका नाम दिया गया है कि उत्तरी सरोकार। क्या नाम दिया गया है? तो उत्तरी सरोकार, ठीक है। उत्तरी सरोकार इसका नाम दिया गया है। उसका बाद फिर इधर का जो हिस्सा है, इधर का इसे कोरोमंडल किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल। और यहाँ से जो नदियाँ निकल के आती है, इस सब जा कर के कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और कौन कौन सा नदियाँ है? तो महानदी है जो कि यहाँ से आके गिरती है, गोदावरी है, ठीक है। उसका बाद फिर कृष्णा है, फिर ये कावेरी है। कावेरी नदी में जल विवाद भी है, जो कि कर्नाटक और कहाँ से? तमिलनाडु से, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तब चलते हैं हम लोग आगे। अब आ जाते हैं द्वीपीय समूह में। आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है और इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। क्या आप इन द्वीप समूहों को पहचान सकते हैं? तो बेशक पहचान सकते हैं। एक लक्षद्वीप है और एक क्या है? तो अंडमान और निकोबार है, जो कि लक्षद्वीप अरब सागर की तरफ है और अंडमान निकोबार किधर है दोस्तों? तो ये बंगाल की खाड़ी की तरफ है, जिसे पहचान लेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग आगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक द्वीप है। ये क्या है? तो ये एक द्वीप है। और ये द्वीप कैसे बना है? तो एक छोटे छोटे टापू रहते हैं, छोटे छोटे जो जीव होते हैं, उनको मरने के बाद उनके कंकालों से बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर केरल है, ठीक है ना। यहाँ पर केरल है, तो इस जगह क्या है? मालाबार है। तो मालाबार यही जगह क्या है? तो द्वीप समूह है, ठीक है। द्वीपों का यह समूह छोटे परवाल द्वीपों से बना है, मतलब छोटे छोटे जीवों जो मर जाते हैं उसी से बना है, ठीक है। पहले इनको लकादी और मनिकाय तथा एमिनन के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। कब रखा गया लक्षद्वीप? तो 1973 में। याद रखेंगे, कभी भी पूछ सकता है कि लक्षद्वीप नाम कब रखा गया, या फिर महाद्वीपों का 1973 में किस नाम को रखा गया था। तो याद रखेंगे, लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। 32 किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है, ये ज़्यादा क्षेत्र में नहीं है। कवरती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। कवरती क्या है?
तो ये लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। और इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। और पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है। मतलब जहाँ पर मनुष्य नहीं रहते हैं वहाँ पर क्या है, तो पक्षी अभयारण्य वहाँ पर है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ, मतलब इधर अरब सागर ला के देख लिए हम लोग, ठीक है ना। अब हम लोग बंगाल की खाड़ी की तरफ देखते हैं, ठीक है। जैसे कि ये भारत है तो इधर अरब सागर है, तो ये लक्षद्वीप को देखे। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है अंडमान निकोबार, तो ये बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप है। यह द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या क्या है, आकार में बड़े संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह मिश्रित पर्वत श्रेणियों के शिखर है। जैसे ऐसे ऐसे टापू है ना, तो इधर का क्या माना गया है, तो इधर वाला का निकोबार और इधर वाला का अंडमान, ठीक है। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विषुवत के समीप है, मतलब विषुवत के ये करीब है, ठीक है। जैसे कि ये पृथ्वी है तो ये विषुवत के करीब है, ठीक है, समीप स्थित है। एवं यहाँ की जलवायु विषुवतीय है। यहाँ का जलवायु कैसा है, तो विषुवतीय है तथा यह घने जंगलों से आच्छादित है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट में। विभिन्न भू आकृति विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक है और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत है और उत्तरी मैदान देश के उन भंडार है। इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला। पठारी भाग खनिजों के भंडार है, जिसने देश के औद्योगिकीकरण के विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र मत्स्यन और पोत संबंध क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियाँ भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती है। मतलब हर एक भूभाग से फायदा ही फायदा है। तो दोस्तों, जिस तरह से हम लोग एक देख लिए थ्योरी का, उसी तरह से एक बार हम लोग इसे चित्र को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये मैदानी क्षेत्र को भी कितने हिस्से में बांटा गया था, तो ये मैदानी को भी 3 हिस्से में बांटा गया था। सिंधु घाटी से यहाँ तक का ये पंजाब का मैदान हो गया था। उसके बाद इधर का यहाँ तक ये कौन कौन सा राज्य आ रहा था, तो यह आ रहा था उत्तर प्रदेश, बिहार और थोड़ा मोड़ा झारखंड भी था। उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद इधर ब्रह्मपुत्र वाला जो नदी था उससे आया इधर असम का, ठीक है। तो ये 3 भागों में इसे बांटा गया। जैसे कि हिमालय को भी 4 भागों में बांटा गया, ठीक है ना। तो ये पंजाब हिमालय कहलाया, इसे कोमाई, इसको नेपाल, इसको असम।
ये 4 भागों में इससे भी बटा गया था और इससे 3 भागों में मैदानी इलाका को बटा गया था, जो कि बहुत सारे मैदानी इलाका पाकिस्तान में भी है। जैसे कि यहाँ पर सिंधु नदी आ रहा है, तो सिंधु नदी आने के बाद यहाँ से बहुत सारी नदियाँ इससे मिल रही है, तो ये इसी कारण यहाँ पर भी उपजाऊ हुआ और मैदान बन गया, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या देखें, मरुस्थल देखें। तो मरुस्थल कहाँ पर है, तो अरावली पर्वत के कहाँ है, तो ये पश्चिम में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है। क्या होती है, बारिश बहुत कम होती है। लूनी नदी यहाँ पर से निकलती है, निकल का करके यहाँ पर विलुप्त हो जाती है। ये डायरेक्टली समुद्र में नहीं गिरती है। क्या करते हैं, डायरेक्टली समुद्र में नहीं गिरती है। और ये छोटे से एक नदी दिखाई दे रही है, ये महानदी, हाँ माही नदी है। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों। जैसे कि ये बिंदु जैसे डॉट डॉट, ये कर्क रेखा है, इसी को 2 बार ये काटती है, ठीक है, 2 बार काटती है। अगर ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि कर्क रेखा का 2 बार काटने वाली नदी कौन है, तो ये माही नदी है। और ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि माही नदी कर्क रेखा को कितने बार काटती है, तो ये 2 बार काटती है, ठीक है। उसके बाद ये मालवा का पठार देखें हम लोग, छोटा नागपुर का पठार देखें। इसको ये भी 2 भागों में बटा हुआ है, ठीक है ना। ये भी क्या है, तो 2 भागों में बटा हुआ है, 2 भागों में ये भी बटा हुआ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा है, लेकिन ये भी 2 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। तो इधर का हो गया प्रायद्वीपीय वाला, ठीक है ना। और इधर हो गया मलवा का पठार, और इधर छोटा नागपुर का पठार जो कि झारखंड में है, ठीक है। और इधर नीचे हो गया नीचे का पठार, दक्कन का पठार, ये दक्कन का पठार हो गया, ये त्रिकोण है, ठीक है। अब यहाँ इधर चौड़ा है, लेकिन इसका अपेक्षा इधर कम चौड़ा है। ये भी पूछा जाएगा कि जब उच्च भूभाग है जो पठार वाला, वो पश्चिम से पूर्व में कैसा है, मतलब संकरा है, छोटा है, बड़ा है या सेम है, तो इसमें छोटा रहेगा, ठीक है ना। और ये त्रिकोण है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम लोग देखे थे कि ये घाटी है, ठीक है। अब इस घाटी और ये घाटी देखिए, ये कहीं पर भी टूटा फटा नहीं है दोस्तों, और ये टूटा फटा है। लेकिन टूटने फूटने का वजह क्या है, तो टूटने फूटने का वजह बस इतना ही है कि यहाँ से जो नदियाँ निकल रही है, वो नदियाँ आ करके यहाँ से तोड़ दे रही है, तोड़ करके ये बहुत बड़ा भाग को ये बहा दे रही है। बहाने के बाद यहाँ से इधर का अपेक्षा में इधर क्या है, नीचा है, और इधर ऊंचा है। तो इधर से पानी आ रहे हैं, तो आने के बाद ये तोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना। अब जहाँ पर भी नदियाँ देख रहे हैं, जहाँ से भी पार हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर कावेरी नदी है, अब ये डायरेक्ट आ करके बंगाल के खाड़ी में गिर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर गिर रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर बहुत सारे ज़मीन है उसको बहा दे रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ताल घाट, बाल घाट, तो इसी से पार होकर के इधर वाला एरिया में घाट के द्वारा आ सकते हैं, बाकी ऐसे नहीं आ सकते हैं। अब ये भी पढ़े थे ना कि इसका बीच और इसका बीच का है, इसको तटीय मैदान कहते हैं। जैसे ये सागर है, अब इस यहाँ पर देखिए ये तटीय मैदान है, इस घाट का बीच और समुद्र के बीच में ये तटीय मैदान है, ऐसा भी पूछा जाएगा। लेकिन ये भी पूछ ले जाएगा कि यहाँ पर जो है ये घाट है, वो घाट इधर का मुकाबले में इधर वाला संक्रिय है, मतलब पतला है यार, यहाँ मतलब पतला है, इधर चौड़ा है, ठीक है ना। ये बंगाल की खाड़ी वाला चौड़ा है और अरब सागर की तरफ वाला पतला है दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ का इधर का टूटा फूटा है और इधर का नहीं है टूटा फूटा, ठीक है। अब यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है अन्नाय मुलाई, ये का है दोस्तों। इसको 1 मिनट थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, जूम करने के बाद यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर अन्नाय मलाई क्या है, ये एक चोटी है, इसके बाद अन्नाय मुंडी है, इसके बाद फिर यहीं पर सब 2-3 चोटी है, ठीक है ना। उसके बाद इधर का मुकाबले में इधर चोटी ऊंचा है, क्या है, ऊंचा है, ठीक है। और यही जगह से जो बांटा गया है वो बांटा गया है कोंकण, कन्नड़ और मलाबार, और इधर फिर उत्तरी सुरकार और फिर कोरोमंडल। उत्तरी सुरकार उधर है और ये कोरोमंडल है, ठीक है। अब यहाँ पर जो छोटा छोटा ये टापू दिख रहा है, ये क्या है, ये लक्षद्वीप है। लेकिन ये टापू क्या है, तो ये एक्चुअली ज़मीन नहीं है, ये छोटे छोटे जो जीव होते हैं उसको मरने के बाद ये एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर होते 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 ये बहुत बड़ा ऊंचा तक हो जाते हैं, ठीक है ना। ये टापू है, ये हमारे क्या है, तो ये है केंद्र शासित प्रदेश। उसका बाद अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ देखिए ये क्या है, अंडमान और निकोबार है। ये 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, अंडमान और निकोबार। ये है अंडमान समुद्र, इधर देखिए, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है।
और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो ये बहुत बेस्ट है, क्योंकि इन्हीं 9, 10 और 11, 12 से ही क्वेश्चन आप लोगों को बनेगा। जीके जीएस का भी या आप लोग जो सब्जेक्ट लिए हैं उसका भी इन्हीं से बनेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।